नमस्कार व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दर्शकों, आज से मैं एक नई वीडियो सीरीज की शुरुआत करने जा रहा हूं और ये वीडियो सीरीज जो होगी एस्ट्रोलॉजी के मायने बदलने वाली होगी। जो जो चीजें मैं भी महसूस करता था, आपके क्वेश्चन से भी वही चीज निकल कर आती थी कि कुछ दुविधाएं हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनके आंसर्स एस्ट्रोलॉजी के शास्त्र भी नहीं दे रहे। किसी ऑथर ने भी कोशिश नहीं की उनके ऊपर सोचने की, और कहीं ना कहीं दो चीजें हमारे समझ के आड़े आती हैं, स्पेशली टू प्रॉब्लम्स। और वो टू प्रॉब्लम्स क्या है? सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि हम इंडियंस कह लीजिए या ह्यूमन माइंड ही कह लीजिए, ह्यूमन माइंड बहुत ज्यादा डिवोटेड माइंड है। डिवोशन बहुत ज्यादा है। हम परमात्मा को बहुत बड़ा सब्जेक्ट समझ लेते हैं और जो भी शास्त्र, जो भी मंत्र अगर हमें मिल जाते हैं या हमें दे दिए जाते हैं तो हमें लगता है कि यह ब्रह्म वाक्य है। उसके ऊपर हम सोचना ही नहीं चाहते। और जब तक हम सोचेंगे नहीं और सोचने से पहले हमें जो थॉट प्रोसेस दिया गया, चाहे वो ऋषियों द्वारा दिया गया, चाहे वो वेदों द्वारा दिया गया, चाहे वो शास्त्रों द्वारा दिया गया, जब तक हम उस थॉट प्रोसेस को एज इट इज मानना छोड़ेंगे नहीं, तब तक हम आगे का सोच नहीं पाएंगे। देखिए, परमात्मा में डिवोशन होना बहुत अच्छी बात है। मैं भी बहुत स्पिरिचुअल इंसान हूं, मगर एक बात है, मैं ब्लाइंडली किसी चीज को फॉलो नहीं करता, ब्लाइंड फेथ नहीं करता। मेरे लिए लॉजिक, रीजनिंग सबसे बड़ी चीज है। और जो मैंने पिछले वीडियो में शुरुआत आपके साथ की कि हम सबको मिलकर इस एस्ट्रोलॉजी की शास्त्र को साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी में कन्वर्ट करना होगा और उसी के पीछे हमें कार्य करना होगा। सो पहली बात, अगर हमें शास्त्रों को साइंस में कन्वर्ट करना है तो हमें सबसे पहले उस डिवोशन के एंगल को छोड़ना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल माइंड के साथ जाना पड़ेगा, जिसमें एक्सेप्टेंस तो होगी मगर क्वेश्चन मार्क्स भी होंगे। और हमें यह चीज बिल्कुल बेसिक से, फर्स्ट चैप्टर से ही शुरू करनी पड़ेगी। अगर महर्षि पराशर ने कोई शास्त्र हमें दिया, उस चीज को बिल्कुल मानो, मगर विद रैशनल एटीट्यूड, लॉजिक के साथ मानो, रीजनिंग के साथ मानो। अगर कोई चीज लॉजिक के ऊपर आती है, खरी उतरती है, समय की कसौटी पर बिल्कुल सही साबित हुई है, 100% उसको माना जाए। मगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके अभी तक तो उत्तर नहीं दिए गए या हमें उत्तर नहीं मिले। जब ऐसे क्वेश्चंस हैं तो उन क्वेश्चंस का उत्तर खोजना भी बहुत जरूरी है। और वो उत्तर खोजने के लिए हमें सबसे पहले अपना जो एक आस्था, डिवोशन का चश्मा है, इसको उतारना पड़ेगा, तभी हम क्लियरली उस चीज को देख पाएंगे। सो पहली बात तो दर्शकों, मैं आपके साथ यही कहना चाहता हूं कि आप शास्त्रों को मानिए, मगर समझ कर मानिए। परमात्मा ने आपको बुद्धि दी है, उस बुद्धि का इस्तेमाल करिए लॉजिक के साथ। और जब आप लॉजिक के साथ उस बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखोगे कि वो ही शास्त्रों के मायने आपके लिए बदल जाएंगे। जिस चश्मे को आपको उतारना पड़ा, वो चश्मा एक्चुअल में आप पे लग जाएगा और आप चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में, सही कॉन्टेक्स्ट में, सही एक्चुअल जो उसकी प्लेस है उसमें देख पाओगे। तो पहली बात तो ये थी कि हमें उन शास्त्रों के पीछे जो एक ब्लाइंड फेथ हमें सदियों से हमारे दिमागों में घुसेड़ दिया गया, कि आप उसको मानो, तो सबसे पहले तो उस साइकोलॉजी से बाहर आओ, एक साइंटिफिक, एक साइंटिस्ट की अप्रोच के साथ उसको देखो, देन आप उस शास्त्र को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करोगे। पहली बात तो ये थी। अब दूसरी बात,
शास्त्रों को हम साइंस कैसे बना सकते हैं, उसके लिए हमें फ्लेक्सिबल ओपन माइंडेडनेस चाहिए। ओपन माइंडेडनेस जब हम रखेंगे और साथ में हमें रिसर्च ओरिएंटेड एक एटीट्यूड भी रखना पड़ेगा। हमें उन क्वेश्चन से शुरुआत करनी पड़ेगी जहां से ये साइंस शुरू हुई, ये स्क्रिप्चर्स शुरू हुए। तो सीधा ही मैं प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा जो सब्जेक्ट हमने शुरू किया था पिछले वीडियो से, और वो क्या था कि हमें ज्योतिष के शास्त्र को साइंस बनाना है। आज उसी की अगली कड़ी, आज मैं फर्स्ट चैप्टर बृहत्पराशर होरा शास्त्र से शुरू करना चाहूँगा। अब आप लेकर चलिए, उन क्वेश्चंस को उठाऊंगा जिसके ऊपर आज तक किसी ऑथर ने कोई काम नहीं किया, सोचने का ही नहीं किया कि वो कैसे हो सकता है, और वो कौन सी चीजें हैं वो मैं आपको प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाऊंगा। सो सीधा चलते हैं प्रेजेंटेशन की ओर। दर्शकों, अब आप देख रहे हैं कि इस स्लाइड पर क्या लिखा हुआ है, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, द साइंस ऑफ लाइफ्स जर्नी। आज हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे कि ज्योतिष का मतलब क्या है, एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंस क्या है। हालांकि ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी में कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं, बट आज हम वो उन फंडामेंटल डिफरेंसेस की बात नहीं करेंगे। आज हम एस्ट्रोलॉजी का शास्त्र जो दिया गया उसको साइंस के तौर पर बनाने की कोशिश शुरू कर रहे हैं। जो पिछले वीडियो से हमने शुरू की थी उसी जर्नी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, और इसमें ये एक्चुअल में साइंस ऑफ लाइफ जर्नी है। ऋषि पराशर ने ज्योतिष के माध्यम से हमें लाइफ की जर्नी को समझाने का प्रयास किया, और जब इन चीज़ों को, इन फंडामेंटल्स को आप समझना चाहोगे तो उसको समझने से पहले आपको अपने थॉट प्रोसेस वाले माइंड को थोड़ा एक्टिव करना पड़ेगा, थोड़ी अपनी थिंकिंग स्किल्स को फ्लेक्सिबल भी करना पड़ेगा, थोड़ा शार्पन भी करना पड़ेगा। तब आप इन कॉन्सेप्ट्स को सही ढंग से समझ पाओगे, और जो जो दर्शक इनको समझने का प्रयास करेंगे उनको समझ में आएगा कि ऋषि पराशर कहाँ तक सोच रहे थे, कैसे सोच रहे थे, उन्होंने इस शास्त्र की रचना क्यों की, हर चीज उनको समझ में आएगी। सो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। हैज anyone ever thought what was in Rishi Parashar's mind when he was creating this wonderful science using Kal Purush as the first tool? अब आप देखिए, कोई भी शास्त्र आप उठा लीजिए, कोई पुराण उठा लीजिए, हर में क्या है, जो ट्रिनिटी है, ब्रह्मा विष्णु महेश। कैसे शुरू किया जाता है कि जैसे वन ऑफ द ट्रिनिटी इज टॉकिंग टू हिज वाइफ। एक देव अपनी पत्नी या अपने पार्टनर के साथ वो उसको समझा रहे हैं, और उसके माध्यम से वो टोटल ज्ञान बांटते हैं। हर तरह के पुराण उसी तरह हैं, सबकी शुरुआत ऐसे ही है, और ज्योतिष के शास्त्र की भी शुरुआत ऐसे ही है। मगर जब शुरुआत होती है तो सबसे पहले उस वंडरफुल साइंस में काल पुरुष को पहले टूल की तरह इस्तेमाल किया गया है। बट नो ऑथर टिल डेट हैज एवर प्रोड्यूस्ड एनी वर्क ऑन द डॉक्ट्राइन एंड फिलॉसफी ऑफ यूजिंग काल पुरुष इन द फर्स्ट एग्जाम्पल हॉरोस्कोप। आज तक किसी भी ऑथर ने, किसी भी रिसर्चर ने, आप कोई भी उठा के देख लीजिए, किसी भी बुक में आपको ये बात नहीं मिलेगी कि ऋषि पराशर ने काल पुरुष को फर्स्ट एग्जाम्पल हॉरोस्कोप के रूप में क्यों इस्तेमाल किया। और अगर काल पुरुष, ये बोला जाता है ये भगवान विष्णु की कुंडली है, भगवान विष्णु की कुंडली का उन्होंने फर्स्ट एग्जाम्पल दिया। अगर उन्होंने भगवान विष्णु की कुंडली का एग्जाम्पल देके ज्योतिष के शास्त्र की शुरुआत की, क्यों उन्होंने काल पुरुष की कुंडली को यूज किया, क्यों उन्होंने भगवान विष्णु का नाम लेके हमें समझाने का प्रयास किया। आगे चलते, हाउ कैन फर्स्ट हाउस बी प्लेस्ड बिलो द 12th हाउस, और कैन एनीवन एवर इमेजिन फीट लाइंग ऑन द हेड ऑफ काल पुरुष, दैट इज लॉर्ड विष्णु। क्या किसी ने यह सोचने का प्रयास किया कि ये कैसा उन्होंने हॉरोस्कोप हमें दे दिया जहां पर फर्स्ट हाउस में, जिसे बोला जाता है ये हमारा हेड है, हमारा सिर है, और 12th हाउस उससे ऊपर पड़ा है।
ये कैसे हो सकता है कि पांव सिर के ऊपर हो? ये कैसे पुरुष की उन्होंने रचना की, कैसे पुरुष के माध्यम से उन्होंने हमें समझाने का प्रयास किया जिसमें सिर नीचे हो और पैर ऊपर हो? हाँ, नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम इस टाइप की चीज को इमेजिन करने का प्रयास करते हैं तो हमें लगता है कि शायद ये शीर्षासन की बात हो। मगर अगर ये शीर्षासन की बात हो तो पांव ऊपर होंगे, फिर तो सिर बिल्कुल नीचे आना चाहिए था। मगर फर्स्ट हाउस और 12th हाउस का अगर आप रिलेशन देखोगे तब आपको अजीब तो लगेगा। हर ज्योतिष का छात्र जो ज्योतिष सीखना शुरू करता है उसके दिमाग में ये प्रश्न तो आते हैं, मगर कोई टीचर उनके आंसर्स देना ही नहीं चाहता। क्यों नहीं देना चाहता? क्योंकि एक प्रॉब्लम हमारे साथ है कि हम शास्त्रों को बहुत डिवोशन की आई से देखते हैं, बहुत आस्था की नजर से देखते हैं कि ऋषि पराशर ने अगर कहा है तो पुरुष ऐसे ही होंगे। मगर जब हम उस पुरुष को अपने में बिठाने का प्रयास करते हैं फिर हमें लगता है कि कुछ तो गलत है। मगर वो आस्था का चश्मा हमें सोचने नहीं देता कि ऋषि पराशर ने ऐसे पुरुष को कैसे समझा और ऐसे पुरुष के माध्यम से उन्होंने ह्यूमन फॉर्म को कैसे डिस्क्राइब किया। देखिए, ह्यूमन फॉर्म तो सिर ऊपर है, पांव नीचे हैं, सिर के बाद बाकी अंग नीचे आते जाते हैं। शरीर, क्योंकि हम दो पाए हैं, वी आर बाइपेड्स, दो पांव के ऊपर बैलेंस करके हमारा शरीर खड़ा है। और ऋषि पराशर ने ये ऐसे कैसे पुरुष की बात कर दी और जिसको उन्होंने ये कहा ये तो भगवान विष्णु है। किसी भी ऑथर ने इसके बारे में सोचने का प्रयास नहीं किया। जब सोचने का ही प्रयास नहीं किया तो समझाने का कैसे हो सकता था? सो हमने ये जो ज्योतिष को साइंस बनाने की एक मुहिम चालू की है कि हम इसको साइंस बनाएंगे, साइंस के माध्यम से समझेंगे, लॉजिक के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे और अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि इसको साइंस बना दिया जाए जिसके सर्टन फंडामेंटल्स हों। एक ही फंडामेंटल के ऊपर चीज चले, ये ना हो मेरे थॉट प्रोसेस अलग और आपके थॉट प्रोसेस अलग। आज आप 1000 ज्योतिषियों के पास जाइए, 1000 के 1000 का थॉट प्रोसेस आपको अलग मिलेगा। सो इट्स नॉट ए साइंस। जब 1000 आदमी अलग दिशा में सोच रहे हैं, अलग तरीके से चीजों का निकालने की प्रयास कर रहे हैं, तो हम ये सीधी बात कह सकते हैं कि दिस साइंस इज बेस्ड ऑन अजम्पशंस। और कोई भी अजम्पशन पे चीज अगर बेस्ड है तो वो साइंस नहीं है, वो 100% तुक्केबाजी ही है। और यही एक्चुअल में हो रहा है। इसी वजह से इस खूबसूरत साइंस का फेट ये बन रहा है कि लोगों का विश्वास इससे उठता जा रहा है। कोई एक एस्ट्रोलॉजर एक चीज सही बता देगा, दूसरा दूसरी सही चीज बता देगा, मगर देयर इज नो सेट ऑफ रूल्स। जब तक हम उन सेट ऑफ रूल्स को समझने की कोशिश करने में, हमें करना क्या है? करना यह है कि हमें शुरू से शुरुआत करनी है, उन प्रश्नों के आंसर हमें शुरू से लेने हैं, तब जाकर ये साइंस बनेगी जो फंडामेंटल के पिलर्स पर खड़ी होगी। सो आगे चलते हैं। ऋषि पराशर actually described the formation of life using Lord Vishnu's inception right from his fetus form till he took birth. This is very very important step. जब आप किसी भी साइंस को समझने का प्रयास करते हैं, आप उसको ये समझने का प्रयास करें कि उस ऑथर ने, यानी कि ऋषि पराशर ने, उसको कैसे समझाने का प्रयास किया कि वो कैसा पुरुष था, काल पुरुष, कि जिसके सिर नीचे पांव ऊपर। क्या वो शीर्षासन कर रहा था? मगर इस सेंटेंस में हमने आपको चीजों को समझाने का प्रयास किया कि ऋषि पराशर एक्चुअली डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ यूजिंग लॉर्ड विष्णुज इंसेप्शन राइट फ्रॉम हिज फीटस फॉर्म टिल ही टुक बर्थ। यानी कि भगवान विष्णु के बचपन, मतलब यानी कि फीटस फॉर्म, जब वो एम्ब्रियोनिक फॉर्म में थे, फीटस फॉर्म में थे, गर्भ में थे, तो गर्भ से बर्थ तक का जो प्रोसेस है, काल पुरुष की कुंडली एक्चुअल में वो ही चीज समझा रही है। अब हम थोड़ा सा बैक चलकर इसी साइंस को समझने का प्रयास करेंगे। अब आप देखिए, ये है काल पुरुष का चार्ट। आप जिस मर्जी आप शास्त्र में देख लीजिए, जिस मर्जी ऑथर की किताब में देख लीजिए, आपको यही चित्र मिलेगा और यही उनके बारे में बताया हुआ मिलेगा।
यानी कि काल पुरुष जिसमें कहा गया हेड एरीज, उसके बाद नेक का पोर्शन दैट इज सेकंड हाउस या सेकंड राशि दैट इज टॉरस, थर्ड जेमिनाई जिसमें शोल्डर्स एंड आर्म्स आ जाते हैं, फोर्थ हाउस कैंसर में हमारा चेस्ट पोर्शन आ जाता है, लाइकवाइज जिसमें सभी अंगों का। मगर अब यहां पर अब आप देखिए फर्स्ट हाउस सिर है, मगर चार्ट में कहां 12th हाउस, ये उससे ऊपर चला जाएगा। जिस तरह अब आप देख लीजिए, ये सेकंड स्लाइड में मैंने आपको क्लियरली ये चीज समझाई। फर्स्ट हाउस इज हेड, सेकंड हाउस इज नेक। अब आप देखिए क्या हेड से नेक ऊपर चली जाएगी या हेड से फीट ऊपर चले जाएंगे? ये कैसा पुरुष बन सके? अब आप एज्यूम कीजिए सिर यहां हो, पांव यहां हो, गर्दन यहां हो, ये कैसे हो सकता है? सिर के नीचे ही गर्दन आनी चाहिए थी, तो गर्दन यहां पे कैसे पहुंच गई? अब सिर यहां है तो शोल्डर्स यहां पे कैसे आ सकते हैं? अगर सिर यहां है तो चेस्ट यहां कैसे होगी? नीज यहां पे कैसे हो? देखिए हर चीज कंफ्यूजन में है। जब शुरुआत में कंफ्यूजन है और उनके आंसर्स आपके पास नहीं है, तो आप आगे जितना मर्जी भाग लें, जितनी मर्जी आगे एडवांसमेंट कर लें, वो सिर्फ एजम्पशंस पे ही बेस होगी, उसका कोई बेसिस नहीं होगा। इसलिए जितने भी रिसर्चर जो आगे का काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये एक वार्निंग है, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आप आगे तो बहुत भाग रहे हो मगर बेसिक्स आपके हैं ही नहीं। आप जो बिल्डिंग बना रहे हो फाउंडेशन लेस बिल्डिंग, और उस बिल्डिंग का गिरना तो तय ही है। शुरुआत अगर हम यहां से करेंगे, सबसे पहले काल पुरुष को समझने का प्रयास करेंगे कि काल पुरुष एक्चुअल में है क्या। जब हमें काल पुरुष समझ में आ जाएगा तब फिर आगे की चीजें समझनी और उसको साइंस की फॉर्म देना भी हमें समझ में आ जाएगा। अब जो लोग बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं इस चार्ट को समझा देता हूं। फर्स्ट है हाउस जिसमें आपका हेड होता है, सेकंड हाउस में नेक पोर्शन आ जाता है, थर्ड हाउस में आपके शोल्डर्स एंड आर्म्स आ जाते हैं, फोर्थ हाउस में चेस्ट जिसमें हार्ट भी आ जाता है, लंग्स भी आ जाते हैं। ये फोर्थ हाउस का है, तभी तो ये दिल का हिस्सा माना जाता है, मदर का हिस्सा माना जाता है, मन का हिस्सा माना जाता है, इसी वजह से ये सुख स्थान है। उसके बाद लोअर चेस्ट एंड अपर एब्डोमेन, ये पार्ट फिफ्थ हाउस में आता है। सिक्स्थ हाउस में लोअर एब्डोमेन एंड हिप्स आ जाएंगे। सेवंथ हाउस में नेवल एरिया एंड इनर जेनिटल्स ये आ जाते हैं, यानी कि लोअर एब्डोमेन का एरिया। अब जेनिटल्स जो आएंगे वो आपके एट्थ हाउस में आएंगे, नाइन्थ हाउस में थाइज आएंगी, 10th हाउस में नीज आएंगे, लेग अप टू एंकल ये 11th हाउस यानी कि एक्वेरियस, और 12th वाइसेस में आपके पैर आएंगे। अब ये काल पुरुष का उन्होंने ऋषि पराशर ने हमें बताया। अब इसको कैसे डेसिफर करें, कैसे पुरुष को इसमें बिठाएं? अब नेक्स्ट स्लाइड में आपके लिए एक स्टनिंग रेवल्यूशन आएगी, जिससे आप जो मैंने उस लाइन में आपको बताया था कि उन्होंने काल पुरुष के फीटस फॉर्म को उन्होंने काल पुरुष की कुंडली के माध्यम से हमें समझाया। अब आप देखिए इस स्लाइड में जब आप देखोगे, दिस इज द पोजीशन ऑफ फीटस इन यूट्रस। अब आप देखिए यहां पर अब आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवंथ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th, 11th एंड दिस इज 12th। अब आप देखिए दिस इज द फीटस फॉर्म। एक्चुअली ऋषि पराशर ने क्या समझाया कि ये जो चार्ट की शुरुआत होती है ये फीटस फॉर्म से शुरू होती है। इसको जो लोग योगा करते हैं या योगा को फॉलो करते हैं उनको मालूम है कि गर्भासन कैसे बनता है। ये गर्भासन की पिक्चर है जिसमें सिर के ऊपर पांव चले जाएंगे, ये गर्भासन है। अब आप देखिए काल पुरुष की कुंडली से ऋषि पराशर ने हमें क्या समझाया। उन्होंने हमें क्लियरली समझा दिया कि ये गर्भ का प्रोसेस है, आपके बर्थ टेकिंग का प्रोसेस है। गर्भ के बाद जब बच्चा बाहर आएगा उन चीजों के बारे में बताने का प्रोसेस है। अब आप समझिए यहां पर, अब चीजों को मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा
कि ये प्रोसेस कैसे हो रहा है। अब आप देखिए, जब फीटस को बर्थ लेनी है तो सबसे पहले कौन सा पोर्शन बाहर आता है? हेड पोर्शन ही बाहर आता है। जब यूट्रस से बच्चा बाहर आता है, जिसको डिलीवरी का प्रोसेस कहा जाता है, डिलीवरी के प्रोसेस को अब आप ध्यान में रखिए, आपको हर चीज समझ में आए। फर्स्ट कम्स हेड, दैट बिकम्स योर फर्स्ट हाउस। हेड के बाद डिलीवरी प्रोसेस में नेक बाहर आएगी, नेक बिकम्स योर सेकेंड हाउस। नेक के बाद शोल्डर्स एंड आर्म्स आएगी, दैट बिकम्स योर थर्ड। उसी के बाद आप देखोगे देन चेस्ट पोर्शन कम्स, दैट बिकम्स योर फोर्थ हाउस। साइमल्टेनियसली इसी तरह चलते चलते हम एंड में क्या आएगा? एंड में टांगे और घुटने, देन उसके बाद आपका एंकल जोन, और सबसे लास्ट में क्या चीज बाहर आएगी गर्भ के प्रोसेस से ड्यूरिंग डिलीवरी? वो आपके पांव आएंगे। अब आप देखिए कि ऋषि पराशर ने कितना खूबसूरत रेवल्यूशन दिया, क्या बढ़िया साइंस उन्होंने दी हमें। शास्त्र है मगर ये साइंस है, इसको साइंस के तरीके से अगर आप समझोगे तब आपको क्लियरली समझ में आएगा व्हाट इज दिस प्रोसेस, व्हाट इज दिस कंप्लीट प्रोसेस। चार्ट के माध्यम से उन्होंने हमें समझाया क्या कि जब बच्चा बर्थ ले रहा है, ड्यूरिंग बर्थ, अब मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं उसी चीज को, ड्यूरिंग बर्थ हेड कम्स फर्स्ट। जो हेड आउट होता है वो सबसे पहले होता है और पांव सबसे बाद में होते हैं। दैट इज वाई हेड इज फर्स्ट हाउस एंड फीट आर 12th हाउस। मगर साइंस में कुछ एबनॉर्मेलिटीज भी हैं। ये उन्होंने कह दिया कि दिस इज द नॉर्मल साइंटिफिक डिलीवरी प्रोसेस, नॉर्मल, जिसमें आप लेकर चलिए 90% से ऊपर डिलीवरीज जो होती हैं वो हेड से ही आती हैं। सिर्फ कुछ इसमें एक्सेप्शंस भी हैं जिसमें पांव पहले बाहर आ जाएंगे, सिर बाद में आएगा। दैट इज ब्रीच प्रेजेंटेशन। जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो इस चीज को समझ सकते हैं कि ब्रीच प्रेजेंटेशन, मगर उसके बारे में हमारे शास्त्र कुछ नहीं बोलते। तो उसके हिसाब से तो फिर क्या हो जाएगा कि हमारा ये हॉरोस्कोप इट शुड हैव बीन रिवर्स्ड, उल्टे ऑर्डर में बनना चाहिए कि पांव पहले आ रहे हैं और सिर बाद में आ रहा है। मगर उसके चार्ट कैसे बनेंगे ये बहुत आगे रिसर्च का विषय होगा। इसमें आप सब भी अपना थॉट प्रोसेस लगा सकते हैं, नई नई चीज़ें आ सकती हैं। जो मैंने आपको प्रॉमिस किया है, हमारी किताब प्रोसेस में है, उस बुक के माध्यम से इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम आपको बहुत डिटेल में बताएंगे कि एक्चुअल में ज्योतिष है क्या। यहीं से हम शुरुआत करने वाले हैं और इन वीडियोस में उस बुक का ही जो कंसेप्चुअल फॉर्म है मैं आपको बता रहा हूं। अब आप देखिए, अब आपको समझ में आ गया कि ये जो चार्ट है एक्चुअल में है क्या। ये चार्ट आपके डिलीवरी का चार्ट है, आपके प्रोसेस ऑफ बर्थ का चार्ट है, और यहीं से शुरुआत करके ऋषि पराशर ने D60 तक आते आते या कंप्लीशन तक आते आते या 12th हाउस तक आते आते हमें यह समझा दिया कि उन्होंने बर्थ से यानी कि डिलीवरी से लेकर डेथ तक का जो प्रोसेस है उन्होंने इसी चार्ट के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया। अब यहां पर कुछ दर्शकों के मन में प्रश्न भी आएंगे, प्रश्न भी उठेंगे, और उनमें क्या होगा कि सर आजकल तो ज्यादा डिलीवरीज होती ही सिजेरियन है, तो क्या उनके ऊपर भी यही कॉन्सेप्ट लागू होगा? देखिए, बच्चे के बाहर आने का कॉन्सेप्ट तो वही रहना है, वो चाहे हम जबरदस्ती निकाल रहे हैं, सर्जिकल माध्यम से निकाल रहे हैं, या बच्चा अपने आप बाहर आ रहा है। क्योंकि देखिए, प्रोसेस तो प्रोसेस ही रहेगा। जबरदस्ती का मतलब क्या है कि हम मेडिसिन से बर्थ प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं। एक होता है नेचुरल डिलीवरी प्रोसेस, दूसरा हम मेडिसिन से इंड्यूस करते हैं डिलीवरी प्रोसेस, और तीसरा होता है सर्जिकल। मगर तीनों में birth is taking place, and when the birth is taking place it should have been head coming in the first house and feet are coming in the 12th house, लास्ट में सबसे पहले सिर, एंड में आपके पांव आएंगे, एंड दैट इज व्हाई दिस जर्नी कंप्लीट्स इन 12th हाउस। अब यहां पर स्लाइड के माध्यम से भी मैं आपको, जैसे अब इस स्लाइड को आप क्लियरली समझ पाएंगे। ऋषि पराशर एक्चुअली डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ using Lord Vishnu's inception right from his fetus form till he took birth। अब आपके लिए ये लाइन को समझना बहुत आसान हो जाएगा।
अब उससे आगे चलते हैं। Actually, Kalpurush Kundli describes the coming of fetus form into the life after taking birth. That is the process of delivery of a child. अब ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लैरिटी से समझ में आ जाना चाहिए कि व्हाट इज दिस हॉरोस्कोप, कि ये हॉरोस्कोप है क्या। काल पुरुष हमेशा कह दिया जाता है, हर किताब में बोल दिया जाता है, हर ऑथर उस नाम को लेता है, मगर समझाने का प्रयास नहीं करता कि एक्चुअल में ये आपकी डिलीवरी का प्रोसेस है। जो बच्चा फीटस फॉर्म से जन्म लेता है, ये जन्म का प्रोसेस है आपका। दैट इज वाई असेंडेंट कम्स इन द फर्स्ट हाउस। तभी ऋषि पराशर ने असेंडेंट को सबसे इंपॉर्टेंट रखा, सबसे ज्यादा, क्योंकि वो सबसे पहली चीज है जो इस दुनिया में आ रही है। सो थ्रू द डिलीवरी ऑफ लॉर्ड विष्णु ही क्रिएटेड दिस कालपुरुष हॉरोस्कोप एंड यूज्ड इट एज फर्स्ट एग्जाम्पल हॉरोस्कोप। अब आपको ये चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। एंड थ्रू दिस चार्ट ही प्रोग्रेस्ड यूजिंग अदर पैरामीटर्स ऑफ लाइफ अप टिल द डेथ ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। यानी कि बर्थ से शुरुआत करके उन्होंने हमें समझा दिया कि कौन कौन से अंग कैसे आ रहे हैं बाहर, और डेथ तक ये कैसे हमने लाइफ की जर्नी करनी है। इसी वजह से मैंने उसको नाम दिया द साइंस ऑफ लाइफ जर्नी। लाइफ की जर्नी की साइंस है ये। आप इसको शास्त्र कहना बंद कर दीजिए, आप इसको साइंस बोलिए, क्योंकि ये फंडामेंटल्स पे बेस्ड है, रीजनिंग पे बेस्ड है, लॉजिक पे बेस्ड है। सो इट इज ए कंप्लीट साइंस to be taken up as a science, to be undertook as a science with certain fundamentals, certain logics and reasoning. अब आप समझ लीजिए कि हम अब इस वीडियो के माध्यम से, जो शुरुआत हमने पिछली वीडियो से शुरू की थी, इस वीडियो में हम उस प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं और हम ज्योतिष को एक साइंस की तरह आपके सामने पेश करेंगे, जिसमें हर चीज लॉजिक पे खड़ी होगी, कोई एजम्पशंस नहीं होंगी, बिल्डिंग पूरे फंडामेंटल्स पे होगी, और जो बिल्डिंग फंडामेंटल्स पे होगी उसमें कोई झूठ नहीं होगा। सो दर्शकों, अब आपको झूठ की दुनिया से बाहर आना है, तो उसको करने के लिए जिस तरह आज की वीडियो में मैंने शुरुआत की कि आपको सबसे पहले आस्था का चश्मा उतारना पड़ेगा। आस्था का चश्मा उतारोगे, परमात्मा को अपने मन में रखो, मगर हर चीज में अननेसेसरी, जैसे पिछली वीडियोस में मैंने आपको समझाया कि परमात्मा आपके लाइफ के डे टू डे मैटर्स में कोई इंटरफेयर नहीं करता। आप परमात्मा को दिल में रखिए, अपने दिमाग में रखिए, मगर हर चीज में अननेसेसरीली परमात्मा को मत लेकर आइए। आप चीजों को साइंस की तरह देखिए, तब आपको ये जितने शास्त्र हैं आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगे। और ये शास्त्र आपको आपके जन्म से लेकर आपकी मृत्यु तक जो हमारा जीवन की यात्रा है, जीवन का प्रोसेस है, उसको समझाने के लिए बनाए गए हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आउट ऑफ द ब्लू प्रेडिक्शंस हैं। ये तो मैं शुरू से इसी वजह से कहता हूं कि यहां पर प्रेडिक्शन पार्ट नहीं है। ठीक है, फलित है, मगर वो बहुत थोड़ा सा है। एक्चुअल में तो ज्योतिष क्या है? ज्योतिष लाइफ की जर्नी को समझाने का शास्त्र है, यानी कि लाइफ की जर्नी के ऊपर ज्योति डालने का शास्त्र है, ये ज्योतिष है। और अगर आप ज्योतिष को साइंस की तरह लेंगे, साइंस की तरह समझेंगे, साइंस को लॉजिक की तरह लेंगे, लॉजिक पे बेस करेंगे, रीजनिंग पे बेस करेंगे, फंडामेंटल्स को समझेंगे, तब आप अपने लाइफ को भी समझ पाएंगे और दूसरों की लाइफ के बारे में भी जो बताने का कार्य आपने पकड़ा हुआ है एज ए एस्ट्रोलॉजर, जिस साइंस के आप स्टूडेंट हो, आप उसको सही ढंग से कर पाओगे। अगर आप सही ढंग से समझ लोगे तो आप करोगे अच्छा, सही ढंग से समझ के आपके कर्म भी अच्छे हो जाएंगे और आपका भविष्य भी अच्छा हो जाएगा। सो दोस्तों, इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जो दर्शक हमारे इस चैनल के साथ जुड़े हैं, उनसे रिक्वेस्ट कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो, ताकि ऑथेंटिक वैदिक नॉलेज घर घर तक पहुंचे, लोग अपने जीवन को समझने में सक्षम हो पाएं। और जो लोग हमसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, उनके लिए मेरा फ़ोन नंबर है 9888164480। दोबारा रिपीट कर देता हूं, 9888164480। थैंक यू दोस्तों।